बच्चे की शिक्षा दीक्षा गर्भ में शुरू हो जाती है। तो जब बच्चा एक माँ के गर्भ में होता है उसको किस प्रकार माँ शिक्षित करती है बताएंगे, क्योंकि समाज जो है वो माँ से चलता है, माँ से उसका आगाज है। अभिमन्यु ने वो चीजें अपने गर्भ में सुनी थी जब माँ के गर्भ में था, तो उसे याद थी। गर्भ के समय पे एक स्त्री इस तरह से होती है जैसे आपने अपने सिर के ऊपर तेल से भरा हुआ पात्र रखा हुआ है। संस्कारों का घाटा आज की डेट में बहुत ज्यादा हो चुका है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बातें सच है और इसके ऊपर हम रिसर्च भी कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, रिसर्च तक की नौबत आ गई। उस समाज को, गाँव को जो इस वक्त गर्भावस्था में है या फिर भविष्य में माएँ बननी है, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? तो शादी के बाद लोग इमीडिएट बच्चा भी प्लान नहीं कर रहे हैं। समाज में इसको अच्छी रीति बोले, कुरीति बोले, क्योंकि एज आदमी की कम हो गई, बच्चे लेट पैदा हो रहे, ना बचपन उनका देखा जा रहा। मेरी खुद की शादी 30s में हुई थी, मैंने तो नहीं कोई प्लान किया था। अब तो माँ बाप का बचना भी मुश्किल है इन परिस्थितियों में, जिस तरह की हमारी फूड हैबिट्स हैं या दूसरी चीजें हैं। आजकल तो एग्स प्रिजर्व करवाने पड़ रहे हैं। प्रिजर्व करवा रहे, क्यों ये नौबत आई? इंडस्ट्री खड़ी हो गई, मतलब बच्चे भी अब धंधा बन गए। एग्जैक्टली, IVF, एग फ्रीजिंग। 28 तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया। 22 साल की लड़कियों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, उनको पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे हैं। कहूँ कि इसमें अगर लड़कियां इफेक्टिव हैं तो बराबर लड़के भी इफेक्टिव होंगे। तो शादी की सही उम्र क्या है, और साथ में जुड़ता हुआ सवाल ये है कि बच्चों के लिए वो टाइम गैप कितना सा रहना चाहिए। तो स्ट्रेस, अगर मैं ये कहूँ कि संस्कार अगर गर्भ से चलते हैं तो स्ट्रेस भी गर्भ से ही चलता है। इसकी जो एजुकेशन है, जो इसमें कुछ सरकारों ने खाका तैयार किया कि जिस तरह से मैं कहूँ कि आजकल जय श्री राम ये वो कि भाई भगवान को बेच लो, जो इंसान यहाँ पे है उसकी जिंदगी में सुधारना है। गवर्नमेंट की तरफ से तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। लानत है आप लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट बोलते हैं आपको। वहाँ पे योग हुआ, दौलतपुर में बीजेपी के सदस्यों ने योग किया। वाह भाई, बीजेपी वालों, योग करने पहुंच जाते हो और जिस योग के साथ आपका सिस्टम जुड़ा हुआ है वहां पर आपकी टाइम बोल जाती है। खैर, हालांकि मुझे पता है कि इन चीजों को बोल के मुझे बहुत घाटा होने वाला है, बहुत जगह समाज खड़ा होता है मैम साथ में। कि सच सुनने का ना हौसला होना चाहिए और सच बोलने का भी हौसला होना चाहिए। लोग इतने महाठग हो कि आपको वोट ठगने की आदत होती है। समाज कहाँ पे ठगा जा रहा है आपको उससे कोई लेना देना नहीं होता। बीजेपी से मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि आप धर्म आधारित राजनीति करते हो। आपके पास शायद महिला संगठन दुर्गा शक्ति वाहिनी, कुछ इस तरह के नाम भी है। महिला माँ और दुर्गा माँ, कोई फर्क नहीं है। क्या आपने कभी शिखा बहन जैसी महिलाओं को बुलाया? तो मैंने सबको अप्रोच किया था, मुझे ये बात बोली गई कि मैडम यहाँ तो कोई फंक्शन नहीं हो रहा है योग के ऊपर ना। ये जो जॉब का स्ट्रेस है, ये लोग आपके, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, एक भी कुछ करके राजी नहीं है। PhD करके भी बेले बैठे हैं, हम PhD करके 10-10 हजार की नौकरियों के लिए जा रहे हैं। सियासत हम लोगों को मार गई, ये नेता हमें आज भी मार रहे हैं, ये कल भी मारेंगे। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज कुछ ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसका, अगर मैं ये कहूँ कि समाज का पूरा उसमें हिस्सेदारी रहती है, और समाज की उसमें ये कहें कि आज की डेट में ज़रूरत भी बहुत है समाज को। यानी हम लोग आज बिल्कुल लीक से हटकर एक मुद्दे पे बात करेंगे, और वो है संस्कारों की। और ये खास उस वक्त हो जाता है जब संस्कारों का जिक्र गर्भ से आ जाए, कि गर्भ संस्कार, कि अगर बच्चा गर्भ में है तो वहीं से उसके संस्कारों का जो खाका है वो तैयार हो जाए। आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ हैं शिखा मनकोटिया। बेसिकली शी इज़ फ्रॉम ऊना, और ये नॉर्दर्न इंडिया की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने इसमें जो गर्भ संस्कार है उसमें ये डिग्री होल्डर हैं। तो बहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते भैया। तो जिस तरह से मैंने बात करी, मेरे को उड़ता सा ही अभी एक आइडिया था। तो ये गर्भ संस्कार देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है, और आप इस मुद्दे को किस तरह से, मैं मुद्दा तो नहीं कहूँगा, एक ज़रूरत है समाज की। बिल्कुल। गर्भ संस्कार हमारे जो हिंदुओं के सनातन में 16 संस्कार बताए गए हैं, उनमें से सबसे पहला संस्कार गर्भ संस्कार ही है, जो कि पेट में जब बच्चा एक माँ के गर्भ में होता है उसको किस प्रकार माँ शिक्षित करती है, फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली। बच्चे की शिक्षा दीक्षा गर्भ में शुरू हो जाती है। आपने एक बात तो सबने सुनी होगी कि बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? माँ होती है। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तब मुझे ये चीज़ क्लियर हुई, बिकॉज मैं साइंस स्टूडेंट थी, एक जिज्ञासु होता है ना साइंस का स्टूडेंट, तो विज्ञान का स्टूडेंट होने के नाते फिर मुझे लगा कि इस पे
रिसर्च करूं तो मुझे जाके समझ आया कि इसीलिए हम माँ को पहला गुरु बोलते हैं, क्योंकि गर्भ से ही माँ अपने बच्चे को शिक्षित करना शुरू कर देती है। जी मैम, तो अभी इसका थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि समाज जो है वो माँ से चलता है, माँ से उसका आगाज है, तो ये कहाँ से मतलब स्टार्टअप थोड़ा सा उसमें बताएं आप। क्योंकि माँ जो है गर्भावस्था में माँ के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो बहुत ऊपर नीचे होते हैं उस गर्भावस्था के टाइम में, और स्पेशली पहले 3 महीनों में। तो जो माँ सोचती है, जो माँ करती है, जो माँ खाती है, वो डायरेक्टली बच्चे को, जो उसका भ्रूण अंदर पल रहा है, उसको बिल्कुल पूरी तरह इफेक्ट करता है। अब ये बात हमारे ग्रंथों में लिखी थी, क्योंकि हमारी पुरानी महिलाएं बोलती थी, अब अभिमन्यु का जिक्र आता है, रामायण पढ़ो, है ना, ऐसे। तो अभिमन्यु की स्टोरी सबको पता है कि जब हमें महिलाओं को 5वां महीना शुरू होता है तो बच्चे की सुनने की शक्ति शुरू हो जाती है जी। तो अभिमन्यु ने वो चीज़ें अपने गर्भ में सुनी थी, जब माँ के गर्भ में था तो उसे याद थी। और ये भी बहुत बड़ा सच है कि जो बोला जाता है कि बच्चे की जो लैंग्वेज स्किल्स, भाषा सीखने की जो होती है, वो स्किल गर्भ में ही शुरू हो जाती है। वो माँ के कहने से होगी या पिताजी जिस तरह से कुछ बोल रहे हैं कि कोई परिवार का कोई और सदस्य बोले, मेरी तरह कोई उल्टी बुद्धि का इंसान हो, वो कुछ उल्टा बोले, तो बच्चा सब सुनेगा। भैया सब सुनता है वो बच्चा। इसीलिए बोला जाता है कि गर्भ के समय पे एक स्त्री तरह से होती है जैसे आपने अपने सिर के ऊपर तेल से भरा हुआ पात्र रखा हुआ है। तो गर्भावस्था में हमें उस स्त्री की इस तरह केयर करनी चाहिए, और ये हमारा सामाजिक दायित्व भी बनता है कि हम उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित ना करें, किसी भी तरह से उसे परेशान ना करें, कि उसका जो सारा इफेक्ट है उसके बच्चे पर जाए। वो लाइफ टाइम रहेगा फिर वो बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल इसमें रहेगा। क्योंकि ये कुछ केस स्टडीज हमारे पास आई हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जब उनके पास वो केसेस जाते हैं, कोई बच्चा बहुत डरता है, तो हो सकता है जब उसकी मदर प्रेग्नेंट थी तो पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा, तो वो इफेक्ट सारा उनके बच्चे पर जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैम, ये सब्जेक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? वैसे तो सर ये वैदिक है, हम ये नहीं बोल सकते। वो तो वैदिक है, वो तो हमारा एक गौरवान्वित इतिहास है, उसमें नजर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन हब में जिस तरह से बात करें, एजुकेशन में सर नॉर्थ इंडिया में तो कहीं भी नहीं है इसके बारे में। हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं, अलग बात है, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है अभी तक जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इसमें करवा रही है। एंड हिमाचल, पंजाब और हरियाणा से अभी तक जो बैच निकले, क्योंकि मेरा सेकेंड बैच था, तो अभी तक तो मैं पहली ही थी। आप तो इस बैच की टॉपर भी हैं शायद। हाँ जी भैया, बस वो इंटरेस्ट की वजह से हुई हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत था इस टॉपिक में। इस इंटरेस्ट के लिए मैं आपको बधाई दूंगा, क्योंकि ये सीधा सीधा जब बच्चा गर्भ में होता है तब से, चलिए जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि बच्चा गर्भ में होता है उस वक्त से उसके संस्कारों का निर्माण शुरू हो जाता है, और संस्कारों का घाटा आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो आजकल समाज का इतना ज़्यादा पतन हो चुका है, और ये प्रैक्टिकलिटी है। हमें बोलने वक्त लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सच भी है। समाज हमारा बिल्कुल गर्त में जा रहा है, चाहे वो हम किसी भी केस में देख लें, नशा देख लें, सोशल एथिक्स देख लें, कितने रेप केसेस आ रहे हैं इस टाइम पे। और ये तो समाज की ऐसी दुर्गति हो चुकी है, क्योंकि अभी तो मैं एक वीडियो देख रही थी स्वामी प्रेमानंद जी की, कि उन्होंने एक वीडियो डाली थी कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तब हमें बिल्कुल भी किसी तरह की इंटीमेसी में नहीं जाना चाहिए, उसका इफेक्ट भी हमारे बच्चे पर जाता है। तो इसलिए गर्भावस्था के दौरान हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। अभी जैसे आपने पूछा कि अगर मैं बोल रहा हूँ, बच्चे का पिता बोल रहा है, तो गर्भ संवाद, जो माँ अपने बच्चे से गर्भ के समय बात करती है, या फैमिली कपल्स बात करते हैं, तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा बॉन्डेड होता है। ये बातें सच है, और इसके ऊपर हम रिसर्च भी कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, रिसर्च तक की नौबत आ गई उस समाज को, जिस समाज को एक तरह से पूरे वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं ना, कि पूरा उनको माना जाता था, उनके किसी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज हालात कहाँ पे आ गए कि हमें रिसर्च करने की नौबत आ गई। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि सब्जेक्ट भी हमारे पास हैं, और उसके ऊपर जो मास्टरी है वो भी हमारे पास है। क्या ये तमाम चीज़ें, इसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है? महिलाओं को जो इस वक्त गर्भावस्था में हैं या फिर भविष्य में माएँ बननी है, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? क्योंकि भविष्य की निर्माता तो माँ हुई। बिल्कुल, समाज की निर्माता एक माँ से ही शुरू होता है इसका निर्माण, और एक माँ ही समाज की निर्माता है। आजकल इसकी ज़रूरत इसलिए हो गई है क्योंकि कोऑपरेटिव वर्ल्ड आ चुका है। महिलाएं बिल्कुल पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं।
और उसके लिए क्या है कि उनकी जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है उनके लिए। तो शादी के बाद लोग इमीडिएट बच्चा भी प्लान नहीं कर रहे हैं, है ना। और अगर जब प्रेगनेंसी हो जा रही है तो सबसे वर्किंग। बड़ा अगर मैं ये कहूँ कि समाज में इसको अच्छी रीति बोले कुरीति बोले, क्योंकि एज आदमी की कम हो गई, बच्चे लेट पैदा हो रहे, ना बचपन उनका देखा जा रहा है ना उनको डेवलप किया जा रहा है। तो ये जो प्लानिंग वाला किस्सा आपने बताया कि अब पेरेंटल साइड पे होता है कि नहीं जी अभी तो शादी हुई है, 2-4 साल हम वेट करके देखेंगे, ये कैसा पैटर्न है मैम? भैया वैसे देखा जाए तो अब क्या बोलूं, मतलब मेरा पर्सनल जो व्यू है दैट इज कि नहीं, अगर आपकी शादी ऑलरेडी 30 सालों में जाके, अब तो 30s में ही शादियां हो रही हैं, अब 25 वाला तो सिस्टम भी नहीं रहा है। अगर हम अब एवरेज 60 की लगा के चले तो अब 30 में आधी उम्र निकल चुकी है। तो अगर 30 में भी जाके आप एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होने की नहीं जिम्मेवारी उठा सकते तो आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं वो आप खुद ही सोचें सब लोग। और उस टाइम में जाके आपको प्लानिंग्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी प्लानिंग्स करनी होती हैं। मेरी खुद की शादी 30s में हुई थी, मैंने तो नहीं कोई प्लान किया था, क्योंकि हमें पता है और हमें खुद पर्सनली लगता है जब हमारी मम्मी 30 साल की थी हम 10-10 सालों के थे। बिल्कुल। आज हम 34 साल के, तो हमारा बच्चा भी 3 का भी नहीं हुआ है। तो कैसे हम उन बच्चों की, मुझे तो लगता है हम उनका अडल्टहुड देख ही नहीं पाएंगे इस हिसाब से। बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, शादी तक नहीं देख पाएंगे। पहले ये होता था तो कि बिल्कुल भी नहीं। दादाजी हैं, नाना जी हैं, नानी हैं, दादी हैं। अब तो माँ बाप का बचना भी मुश्किल है इन परिस्थितियों में, जिस तरह की हमारी फूड हैबिट्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं। और इसका एक रीज़न ये भी है भैया, क्योंकि अगर हम शादी जब एक कपल की नई नई होती है तो वो कुछ मतलब उनका एक न्यू इंट्रोड्यूस होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनका अच्छा सिस्टम चल रहा होता है। जैसे जैसे वो सिस्टम बढ़ता है, आपको सारा फैमिली सिस्टम समझ आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जहाँ 4 लोग होते हैं वहाँ पे थोड़ा नाराजगी भी चलती है, बड़ी चीज़ें होती है ना। तो तब तक आपको वो सारा सिस्टम समझ आ जाता है, तो आपकी कहीं ना टेंशन्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। फिर आपके वो जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो तो दब गए। हाँ। अब आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे? ये हार्मोन्स वाला जो एक नया कंसेप्ट है, साइंटिफिकली सही भी होगा, ये सच में काम करता है क्या? ये पहले भी था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। इसीलिए क्या होता था कि पहले बड़ी जल्दी बच्चा किया जाता था शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद आप एक नए माहौल में गए, आप खुश हो, आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन आ रहा है, आपकी एग क्वालिटी अच्छी है। उस टाइम पे शादी भी कम उम्रों में होती थी, तो महिलाओं की भी एग क्वालिटी अच्छी होती थी। 30 में जाके शादी हो रही है, क्योंकि बोला जाता है साइंटिफिकली भी, मेडिकल साइंस में, कि एक फीमेल के 20 से जो 25 साल की उम्र है उसमें सबसे हेल्दी एग्स होते हैं जी। आजकल तो एग्स प्रिजर्व करवाने पड़ रहे हैं। प्रिजर्व करवा रहे हैं। क्यों ये नौबत आई? इंडस्ट्री खड़ी हो गई। बिल्कुल, एक नया वो सिस्टम स्टार्ट हो गया ना बिजनेस के लिए। मतलब बच्चे भी अब धंधा बन गए। एग्जैक्टली, IVF, एग फ्रीजिंग। क्यों? क्योंकि हम लोग उन चीज़ों को लेके सीरियस नहीं है, उन लोगों को एक नई इंडस्ट्री मिल गई। तो जब वो हॉर्मोन्स ही आपकी बॉडी रिलीज नहीं करेगी, आप टेंशन में रहेंगे, तो आपका FSH रिलीज नहीं होगा, LH नहीं होगा। ये सारे प्रेगनेंसी को कंसीव करने वाले हॉर्मोन्स हैं। तो फिर कैसे हम, अब आजकल केसेस आते हैं मेरे पास, मैम हमारा PCOD चल रहा है, PCOS चल रहा है। क्यों? टेंशन। 28 तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 22 साल की लड़कियों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे हैं। वो क्या वजह होगी? रीज़न सबसे बड़ा तो अभी आपने बोला, खान पान, फास्ट फूड्स, मैदा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, समोसे, पिज़्ज़ा, है ना। ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो वो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो। भी काउंट करता है मैम इसमें? हाँ, क्योंकि फैमिली एटमॉस्फेयर इस सेंस में, क्योंकि जब आपकी फैमिली में सारा एटमॉस्फेयर टेंशन वाला रहेगा तो वो सारा बच्चे में भी वो स्ट्रेस गया, लड़की में भी गया, और वो बिल्कुल एडोलसेंट लड़की है, वो अपने दिमाग में कितनी बातें सोच रही है, तो डायरेक्टली वो इम्पैक्ट करता है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। वही बात कहूँ कि इसमें अगर लड़कियां इफेक्टिव हैं तो बराबर लड़के भी इफेक्टिव होंगे। वो तो फिर बाद में होंगे ही, क्योंकि अगर बाई चांस शादी हो भी जाती है तो फिर आप पेरेंटहुड में नहीं जा पाएंगे। सबसे बड़ी बात मैम एक होता है कि कानून बोलता है कि इतने साल में, इतने साल के बाद शादी कर दो, इससे पहले शादी नहीं करेंगे। अगर हम अपनी इसको देखें तो शादी की सही उम्र क्या है? और साथ में जुड़ता हुआ सवाल ये है कि बच्चों के लिए वो टाइम गैप कितना सा रहना चाहिए शादी के लिए? तो जो अभी भी सही है, क्योंकि देखो बायोलॉजिकली तो सर एक लड़की जब उसको पीरियड्स अपने मेनार्के में वो आ गई तब से स्टार्ट हो गया, वो बायोलॉजिकली तो वो हो गई रिप्रोडक्टिव, लेकिन हेल्दी जिसको हम बोलते हैं वो वही 20-21 साल। हाँ, थॉट्स, मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है ना उस चीज़ के लिए, और फिजिकली भी, मतलब कि आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए बच्चे को एक को पालने के लिए। तो वो 20-21 साल वाला से लेके 25 साल तक सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी एग क्वालिटी और एग्स भी कम हो जाते हैं।
चलिए मैम, ये सारी चीज़ें अभी तक इससे देखा जाए तो स्ट्रेस, अगर मैं ये कहूँ कि संस्कार अगर गर्भ से चलते हैं तो स्ट्रेस भी गर्भ से ही चलता है। बिल्कुल, यही मेरी रिसर्च का भी टॉपिक है कि जो मैटरनल स्ट्रेस होता है वो बच्चे, क्योंकि हम तो बोलते हैं ना जो माँ सुन रही है, जो माँ कर रही है वो बच्चे पे। अब मैं इस पे ही रिसर्च कर रही हूँ कि कैसे जो माँ का स्ट्रेस है वो बच्चे को इम्पैक्ट करेगा, लेकिन अगर हम उसको गर्भ संस्कार दे रहे हैं तो वो वाले बच्चे कैसे उन बच्चों से अलग हो गए जिनकी माँओं ने गर्भ संस्कार नहीं ज्वाइन किया। चलिए मैम, ये इसकी जो एजुकेशन है, जो इसमें कुछ सरकारों ने खाका तैयार किया कि जिस तरह से मैं कहूँ कि आजकल जय श्री राम ये वो कि भी भगवान को बेच लो, जो इंसान यहाँ पे है उसकी जिंदगी में सुधार ना आए। तो क्या ऐसा कोई कंसेप्ट, कोई ऐसा क्लासरूम, ऐसी कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं? गवर्नमेंट की तरफ से तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। लानत है आप लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट बोलते हैं आपको, क्योंकि संस्कार इसी समाज से आप लोगों ने वोट लेने होते हैं, इसी समाज की हैप्पीनेस की आप बात करते हैं, और आपके पास इतना वक्त नहीं है, इतनी कोई सोच नहीं है कि आप इस लिहाज से समाज के लिए एक नया रास्ता तैयार कर सकें। जी जी बहन जी। क्योंकि सर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बार मेल्स लिखी हैं, वो मेल्स DC to AC ही आगे फॉरवर्ड हुई हैं, मैंने उन पे फॉलोअप भी लिया है, लेकिन कोई फॉलोअप नहीं है उनके ऊपर। मे बी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बिजी और उसको समाज की कोई नहीं पड़ी है, मुझे नहीं पता, वट एवर द रीजंस आर। और बात आए अगर जैसे आपने सरकार के लिए बोला, हाँ। तो मेरे जो लोकल MLAs हैं, मैं बहुत ओपनली ये बात बोल रही हूँ, हालांकि बोलनी नहीं चाहिए। सर पार्टी में मेरे विधायक हैं श्री राकेश कालिया जी, उनके जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं मैंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर किया। हालांकि मुझे पता है कालिया जी बहुत सपोर्टिव है, मेरी ये कोई दोगली स्टेटमेंट नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। दूसरा जो विपक्ष में मेरे दो इस टाइम MLAs जो हैं, दो हो गए अब तो दो हो गए हैं, आपको सारी जानकारी होती है तो मैं तो कम ही जानती हूँ ज़्यादा राजनीति के बारे में। एक तो मेरे आजकल सर उपाध्यक्ष बन चुके हैं, रिस्पेक्टेड है नो डाउट, उनका मुझे कॉल आया था, ये सच बात है, उनका मुझे कॉल आया था। ही प्रॉमिस्ड मी कि मैडम मैं आपको मिलूंगा, लेकिन बिजी हैं तो शायद जो भी रहा तो। लेकिन दूसरे जो चैतन्य शर्मा जी हैं उनको तो शायद टाइम भी नहीं है, उनके तो सोशल मीडिया हैंडलर्स ने मेरे से बात की तो मुझे बोले कि मैडम हम योगा डे पे कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। चलो वो तो मेरी लगा लो, जिसकी जहाँ वैल्यू होती है उसे वहीं बिठाया जाता है। तो मुझे आकाशवाणी धर्मशाला में, मैं उस दिन एज अ गेस्ट इनवाइटेड थी, वहाँ पे योग हुआ, दौलतपुर में बीजेपी के सदस्यों ने योग किया, लेकिन मुझे नहीं पता बीजेपी के, हाँ जी, वहाँ पे स्पेशल। वाह भाई, बीजेपी वालों योग करने पहुंच जाते हो और जिस योग के साथ आपका सिस्टम जुड़ा हुआ है वहां पर आपकी टाइम बोल जाती है। हालांकि मुझे पता है कि इन चीजों को बोल के मुझे बहुत घाटा होने वाला है, बहुत समाज खड़ा होता है मैम साथ में। इन चार नेता हैं, 68 लाख की आबादी, अगर पारानी कहूँ तो 68 लाख के मालिक 68 लोग हैं। बहुत जगह ना अप्रोचेस काम करती है, मुझे पता है, और ये चीजें होती हैं। पर एनी हाउ देखो, मैं काम कर रही हूँ इस टाइम समाज के लिए, मुझे नहीं पता कहाँ पे कौन बैठा है, क्या कर रहा है। अगर तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन से, तो मुझे मुन्ना वाली एडमिनिस्ट्रेशन से कोई उम्मीद है भी नहीं, क्योंकि मैं आज तक भी अपना कर्म करती आई हूँ, आगे भी करूँगी। अगर इंडिया में उस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी तो बाहर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बैठा है। लेकिन मेरा बीइंग एन इंडियन, ठीक है, जिस इंडिया से योग निकला, गर्भ संस्कार निकला, मेरा सर सिर्फ इतना सा ही अभी तक भी मेरा यही एम है कि मैं एक माँ बन चुकी हूँ, मैंने क्या क्या उस जर्नी में फील किया, तो मैं बाकी महिलाओं की हेल्प करूं। और इसीलिए स्पेशली हिमाचल की लड़कियों के लिए जिनको इनकी नॉलेज नहीं है, तभी मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही हूं कि उन तक ये चीज़ें पहुंचे। बाकी रही बात हमारे विधायकों की, उनका जो भी सपोर्ट रहा, जो भी था, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात जो मैं बोल रही हूँ कि सच सुनने का ना हौसला होना चाहिए और सच बोलने का भी हौसला होना चाहिए। बहन, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, और मैं सियासत नहीं लाना चाह रहा था, पर ये मुई सियासत इतनी महाठगनी है और आप लोग इतने महाठग हो कि आपको वोट ठगने की आदत होती है। समाज कहाँ पे ठगा जा रहा है आपको उससे कोई लेना देना नहीं होता। बीजेपी से मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि आप धर्म आधारित राजनीति करते हो, आपके पास शायद महिला संगठन दुर्गा शक्ति वाहिनी कुछ इस तरह के नाम भी है, तो महिला माँ और दुर्गा माँ कोई फर्क नहीं है। क्या आपने कभी शिखा बहन जैसी महिलाओं को बुलाया कि आप वहां पर आकर उनको बताइए आपको वोट बैंक चाहिए? और ये गलत बात है, क्योंकि सर मैं सच बोल देती हूँ ना, तो सच वाला बंदा राजनीति में बिल्कुल नहीं चलता, ये बहुत बड़ा सच है। क्योंकि योगा डे से पहले मैंने बहुत सी अपने लोकल वालों को बोला था कि कहीं पे हम योगा डे का फंक्शन करते हैं, बिकॉज कल को नहीं तो ये लोग मुझे ही ब्लेम करते कि मैडम आपने तो हमें अप्रोच नहीं किया। तो मैंने सबको अप्रोच किया था, मुझे ये बात बोली गई कि मैडम यहाँ तो कोई फंक्शन नहीं हो रहा है योग के ऊपर ना। और उसके बाद फिर मैंने उनकी टेढ़ी मेढ़ी फोटोएं देखी जिसके ऊपर मैंने
कमेंट भी किया था कि एक दिन के योगियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामना। यहाँ पे मेरा पार्टी से मतलब नहीं है कि कौन कांग्रेस से कौन बीजेपी से, लेकिन मुद्दा इतना है कि जिसने योग को बोलते हैं कि हमने योग को यहाँ पहुँचाया, वहाँ से ही योग के लिए कोई सपोर्ट नहीं है हमें। चलिए मैम, यहाँ तक तो ठीक है। एक लास्ट में सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरा रहता है वो है यूथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। भैया उसके लिए मैंने जब बच्चों के लिए तो मैंने स्पेशल आर्टिकल न्यूज़पेपर में दिया था, पंजाब केसरी में बहुत बड़ा आर्टिकल आया था कि कैसे बच्चे एग्ज़ाम स्ट्रेस को हैंडल करें। लेकिन एग्जाम स्ट्रेस नहीं मैम, ये जो जॉब का स्ट्रेस है, ये लोग आपके चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस एक भी कुछ करके राजी नहीं है। इस स्ट्रेस से बच्चे किस तरह से निजात डालें? उसका तो एक ही तरीका, पहले तो हमने पेरेंटिंग अपनी जो हमारे पेरेंट्स वाली वो पेरेंटिंग को वो छोड़िए गलत मैम। थी। लेकिन बच्चों का तो ऐसा है, बच्चे तो स्ट्रेस में जाएंगे ही। हमारे लिए जॉब्स है ही नहीं, और योग वालों के लिए तो मुझे लगता है बिल्कुल ही नहीं है, बाकी बच्चों के लिए भी नहीं है। हम पीएचडी करके भी बेले बैठे हैं, हम पीएचडी करके 10-10 हज़ार की नौकरियों के लिए जा रहे हैं। अभी एक वैकेंसी निकली थी योग की सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, NIELT की तरफ से 124 वैकेंसियां हैं जी शायद। अगर मैं अब आपको उसकी सैलरी बता दूं ना, 6,000 कुछ है, मतलब 6,700 कुछ जो भी रहे। तो मेरा जिन्होंने भी ये वैकेंसी निकाली है कॉन्ट्रैक्ट पे, आउटसोर्स पे, उनसे एक सवाल है बहुत छोटा सा कि सर क्या आपको लगता है एक घर में महीने का दूध भी इतने का आ जाता होगा? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि योगा इंस्ट्रक्टर अपना घर पाल लेगा इतनी सी सैलरी से? अगर आपको लगता है कि इतने से घर चल जाता है तो प्लीज़ फिर BPL जो आपने मिनिमम कैटेगरी बनाई हुई है उसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर दो। आपने तो BPL कैटेगरी इतनी कम बना रखी है ना किसी को BPL में जाने के लिए कि शायद वो तो बंदा रोड पे ही सोता होगा अगर आपकी पंचायतों के हिसाब से जाया जाए। मतलब प्लीज़ अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा ठीक कर लो। और तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ योग की डिग्निटी को बनाए रखें। भारत विश्व गुरु था, उसने ये योग सारे संसार को दिया, तो भारत में तो एटलीस्ट योगियों की ऐसी हालत मत कीजिए कि हमें वो 6-6 हज़ार की नौकरियों के लिए जाना पड़े। क्योंकि सच में ही वैसे तो कोई भी नौकरी नहीं है, लेकिन योग करके तो कभी कभी ऐसे लगता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि जॉब तो है नहीं। एट लास्ट आपको अपना घर चलाने के लिए नौकरी तो चाहिए ना। बिना इतने योगी तो आप हो नहीं गए कि आप में इतनी कि आपने खाना पानी भी छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ देना है, घर परिवार भी चलाना है। तो प्लीज़ हमारी डिग्निटी रख लेना योगियों की। धन्यवाद शिखा जी, आपने हमें मौका दिया और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपसे मुझे बात करने का मौका मिला। खैर, चलते चलते क्या आप अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि ये लोगों के साथ सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है, माताओं के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं इसके लिए तो भैया हमेशा ही तैयार रहती हूँ। मैंने हमेशा बोला है जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वो मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकता है। फीमेल्स तो स्पेशली, क्योंकि मेरा मेन काम ही फीमेल्स पे है, तो उसके लिए मेरा नंबर है 8360254399। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हैं। कभी भी आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, फीमेल्स हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। ये हेल्पलाइन जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है और युवाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसमें मैं जेंडर फैक्टर पे नहीं जाऊंगा। और अब बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी बातें थी जो इनके साथ डिस्कस हो सकती थी, लेकिन एक जो सागर है उसको गागर में नहीं भरा जा सकता। सियासत हम लोगों को मार गई, ये नेता हमें आज भी मार रहे हैं, ये कल भी मारेंगे, क्योंकि मरने की जो नीयत है वो हम लोगों की है। आज समाज कहाँ कहाँ से टूट रहा है। आपने शिखा जी के मुंह से सुन लिया होगा कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। स्ट्रेस कई तरह की बीमारियां आदमी को दे देता है, कितना आदमी परेशान होता है। क्या आपने कभी सुना कि फलां नेताजी या उनका कोई परिवार का लोग था, वो स्ट्रेस में रहा, वो स्ट्रेस में मारा गया? स्ट्रेस में मारे जाते हैं हम और आप जैसे लोग। और जब ज़रूरी हो जाता है, इन ऐसे जो हालात होते हैं कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसके जो गर्भ संस्कार हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए, तो ये मुकाबला सीधा सीधा संस्कारों और सो कॉल्ड सरकारों के बीच में है। मेरे को तो यही उम्मीद है आज तक का जो इतिहास देखा कि सरकारें जीतेंगी, संस्कार हार जाएंगे। लेकिन आप लोगों को इस मुद्दे पर, ऐसी सोच पर संस्कारों के साथ खड़ा रहना बनता है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ।
राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।